नमस्कार। रात के 9 बज चुके हैं। मैं राकेश शर्मा रूबरू हूं आपके बड़ी खबरों बड़ी अपडेट के साथ। आज पूरा दिन भर क्या घटनाक्रम रहे हैं जो पूरा दिन चर्चा का विषय बने रहे हैं, और तमाम ऐसे अपडेट जो आने वाले दिनों में चर्चा का केंद्र बनेंगे की जानकारी आपके साथ इस बुलेटिन के माध्यम से साझा करेंगे। आप सभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। दिव्य हिमाचल टीवी को लाइक ज़रूर करें। बुलेटिन की शुरुआत हेडलाइन के साथ करते हैं। और शिक्षा विभाग में भर्तियां फंस गई हैं। ये कब की भर्तियां हैं, किस तरह से होनी थी और क्यों किन कारणों से ये भर्तियां फंसी हैं, इसकी जानकारी साझा करेंगे। करुणा मुल्कों के लिए एक अवसर प्रदान किया गया था, एक अवसर करुणा मुल्कों को मिला था और अगस्त महीने में ये भर्तियां होनी थी, हुई भी हैं। और कितना बड़ा ये अवसर करुणा मुल्कों के लिए रहा है, इसकी जानकारी साझा करेंगे। क्लास सी जो करुणा मुल्कों में भर्तियां होनी है, क्लास सी के पदों के लिए, उनकी बड़ी अड़चन क्या है, किस जगह किस स्टेज पे ये भर्तियां फंस रही हैं। और ओपीएस को लेकर के जो आक्रोश पूरे प्रदेश भर में फैला हुआ है, इस समय चल रहा है, किस तरह का ये अभी स्थिति इसकी बनी हुई है, आने वाले दिनों में क्या इसका रिजल्ट जो है वो रहने वाला है, इसकी जानकारी साझा करेंगे। डॉक्टरों की भर्ती को लेकर के एक बड़ा अपडेट आया है, हाई कोर्ट की तरफ से ये आदेश हुए हैं। और इसके साथ ही बसों में जो महिलाओं को छूट मिली है 50% की, उस छूट पर क्या होने वाला है, क्या उसका नतीजा रहेगा, इसकी भी जानकारी साझा करेंगे। बिजली बोर्ड में प्रमोशनें हुई हैं, पदोन्नति की हुई है, किन कर्मचारियों की ये पदोन्नति है और किस तरह से इन्हें अब आर्थिक तौर पर भी इस पदोन्नति का लाभ आने वाले दिनों में मिलेगा, इसकी जानकारी साझा करेंगे। मौसम को लेकर के आज बड़ा अपडेट धर्मशाला से रहा है। खनियारा में बादल फटने की घटना हुई थी और उसमें भारी नुकसान लोगों को झेलना पड़ा है, इसकी जानकारी साझा करेंगे। राजनीतिक तौर पर पूरे प्रदेश भर में माहौल जो है वो गर्मा चुका है, किस तरह की सियासत अब सामने आ रही है, इसकी बात करेंगे। और तमाम बड़ी खबरें पूरा दिन भर जो चर्चा का विषय रही या बड़ी अपडेट जो आने वाले दिनों की हैं की बात आपके साथ साझा करेंगे। शुरुआत मौसम की खबर के साथ करते हैं। आज खनियारा में एक बादल फटने की घटना हुई है। धर्मशाला के नज़दीक का ये गांव है और भारी तबाही यहाँ पे हुई है। जो नाले में भारी उफान आया, उसकी वजह से कई मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, दुकानों को नुकसान हुआ है और इसके साथ ही कुछ लोग भी घायल हुए हैं जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल करना पड़ा है। प्रशासन भी लगातार निगरानी कर रहा है। आपदा प्रबंधन की टीमें तैनात कर दी गई हैं। शिमला से भी इस पूरे मामले पर नज़र रखी जा रही है और आपदा प्रबंधन हर अपडेट जो जिला प्रशासन, कांगड़ा जिला प्रशासन है, उससे अपडेट ले रहा है, किस तरह का नुकसान हुआ है, क्या हालात अभी फ़िलहाल बने हुए हैं और आगामी दिनों में जो आगामी घटनाक्रम है, किस तरह से राहत और बचाव कार्य वहाँ पे जारी रखा जाएगा, क्या व्यवस्थाएं की जाएंगी, इसके ऊपर फ़िलहाल चर्चा चल रही है। और यहाँ से साफ तौर पे आदेश जारी कर दिए गए हैं कि तमाम जो राहत सामग्री है, राहत के जो उपकरण हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, वो अपने स्तर पे, जिला प्रशासन के स्तर पर कहीं ना कहीं पूरी की जाएं। बात पुलिस कर्मचारियों को करते हैं। पुलिस कर्मचारियों को डीजीपी डिस्क अवार्ड की घोषणा हुई है। 112 पुलिस कर्मचारी पूरे प्रदेश भर के हैं। पुलिस कर्मचारियों के साथ अधिकारी भी शामिल हैं। 112 कुल इनकी संख्या है और इन्हें डीजीपी डिस्क अवार्ड से सम्मानित किया जाना है। ये लिस्ट आज जारी हुई है और इसमें कुल्लू जिला के इंस्पेक्टर सुनील कुमार को गोल्डन डिस्क अवार्ड मिलने वाला है, उनके लिए इस अवार्ड की घोषणा हुई है। अन्य अगर की बात करें तो विजिलेंस में 11 हैं, पीएचक्यू के 10 हैं, सीआईडी के 15 कर्मचारी हैं जिन्हें ये अवार्ड मिलने जा रहा है। कुल 112 इनकी संख्या है और इनके नामों की घोषणा भी हो चुकी है। इसके साथ ही शिक्षकों के लिए भी अवार्ड की घोषणा हुई है। शिक्षक दिवस के मौके पर 5 सितंबर को ये अवार्ड इन्हें प्रदान किए जाएंगे। राज्यपाल ये अवार्ड प्रदान करेंगे और राजभवन में शिक्षकों के सम्मान में समारोह का आयोजन किया जाएगा। पूरे प्रदेश भर में 16 शिक्षक हैं जिन्हें ये सम्मान दिया जा रहा है। बिजली बोर्ड कर्मचारियों
की प्रमोशन की बात करते हैं। बिजली बोर्ड में कर्मचारियों की प्रमोशन हुई है। कुल 48 ये कर्मचारी हैं, चतुर्श्रेणी के ये तमाम कर्मचारी हैं जिन्हें पदोन्नत किया गया है और अलग अलग श्रेणियों में इन्हें विभाजित कर दिया गया है। और इसके साथ ही जैसे ही इनकी प्रमोशन हुई है, इन्हें जो आगामी लाभ हैं संशोधित वेतनमान के वो मिलेंगे। संशोधित वेतनमान 2022 जो बिजली बोर्ड का संशोधित वेतनमान है उसके अनुसार अब इन्हें ये वेतन मिलेगा और इनका जो वेतन है 19,600 से 62,100 तक रहेगा। ये ऐलान आज बिजली बोर्ड की तरफ से किया गया है और जो स्टेशन इन्हें मुहैया करवाए गए हैं, जैसे इनकी पदोन्नति हुई है उसके बाद इनके तबादले भी कर दिए गए हैं और नए स्टेशन पर इन्हें ज्वाइनिंग करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। लंपी वायरस को लेकर के बड़ी अटकलों का दौर शुरू हो गया है। पूरे प्रदेश भर के किसान इस वायरस की वजह से चपेट में है और जो मवेशियों की मौत हो रही है उससे भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। अभी तक 1471 पशुओं की मौत हो चुकी है, लेकिन लंपी वायरस को अभी तक मुआवजा के तौर पर नहीं लिया गया है। मुआवजा इसका नहीं मिल पा रहा है क्योंकि जो लंपी वायरस है उसे महामारी घोषित नहीं किया गया है। जब तक महामारी घोषित नहीं किया जाएगा, लंपी वायरस के प्रभाव में जो मवेशी आ रहे हैं उन्हें मुआवजे का प्रबंध नहीं किया जा सकता है। 30,000 रुपये तक के मुआवजे की बात कही गई है, लेकिन इंतज़ार इसी बात का हो रहा है कि इसे महामारी घोषित किया जाए क्योंकि 1471 मवेशियों की मौत हो चुकी है और इसमें दुधारू मवेशी गाय भी शामिल हैं और इस वजह से भारी नुकसान जो है वो किसानों को झेलना पड़ रहा है। अभी तक की बात करें तो पूरे प्रदेश भर में 39,000 के पार ये आंकड़ा पहुंच गया है, जब संक्रमित पशु जो हैं वो 39,000 इस समय कुल हैं जिनकी वजह से जिनमें ये वायरस जो है वो पाया गया है। और 9 जिले पूरे प्रदेश भर के हैं जो इस समय लंपी वायरस की चपेट में आए हुए हैं और महामारी घोषित करने की आवाज़ जो है वो उठाई जा रही है कहीं ना कहीं किसी स्तर पर। और जैसे ही ये महामारी घोषित होगी तो किसानों को मुआवजे के तौर पे 30,000 रुपये की भरपाई जो नुकसान उन्हें होगा उसके रूप में होगी। बात एनएचएम की करते हैं। एनएचएम को लेकर के बड़े सवाल उठते रहे हैं बुलेटिन के माध्यम से भी और एनएचएम भर्ती को लेकर के कि परिणाम जो है वो कब तक आएगा। तो एनएचएम के अगर जो भर्ती प्रक्रिया हुई थी 326 पदों को भरने को लेकर के, इसका परिणाम अभी फिलहाल स्वास्थ्य विभाग के पास फंसा हुआ है। स्वास्थ्य सचिव के पास परिणाम की फाइल फंसी हुई है। अभी तक परिणाम नहीं निकल पाया है क्योंकि HCL कंपनी ने परीक्षा आयोजित करवाई थी और एनएचएम ने इस परीक्षा पर कुछ ऑब्जेक्शन लगाए थे और उसके बाद एनएचएम को ये फाइल जब वापस आई तो उस फाइल को दोबारा से स्वास्थ्य सचिव के पास भेजा गया है। जो ऑब्जेक्शन इस पे लगे थे उन ऑब्जेक्शनों को हटाया गया है। उसके बाद स्वास्थ्य सचिव के पास ये फाइल भेजी गई है और परिणाम का अभी तक इंतजार हो रहा है। 326 ये कुल पद हैं और परिणाम फिलहाल घोषित नहीं हो रहे हैं, नहीं हो पाए हैं और अब आगामी दिनों में ये उम्मीद की जा रही है कि आगामी जो अगला सप्ताह है इस दौरान ये परिणाम सामने फिलहाल आ सकते हैं। एनएचएम की स्थायी नीति को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं कि स्थायी नीति को लेकर के जो पूर्व में संघर्ष हुआ था, एनएचएम के तमाम प्रदेश भर के जो कर्मचारी हैं उन्होंने स्थायी नीति की मांग की थी और इसे लेकर के एक आंदोलन का रूप इस नीति की वजह से बना था और सरकार को भी फैसले लेने पड़े थे। हालांकि जो नीति बनाई जानी है उसे लेकर के जो सुझाव भेजे गए हैं एनएचएम की तरफ से वो भी अभी फिलहाल स्वास्थ्य सचिव के पास ही हैं और वित्त विभाग में भी इन सुझावों पर फिलहाल चर्चा होनी है किस तरह से जो एनएचएम के सुझाव आए हैं उन्हें लागू किया जाए। तो अभी फिलहाल ये दोनों मसले फंसे हुए हैं और इनके परिणाम को लेकर के संभावनाएं जो हैं वो हालांकि जागृत हैं। आगामी दिनों में ये साफ हो जाएगा एनएचएम की पॉलिसी को लेकर के क्या स्थिति रहती है या 326 जो पद भरे जाने हैं वो अगले सप्ताह तक ये परिणाम जो हैं वो सामने आ सकते हैं। बात करुणा मूलकों की करते हैं। करुणा मूलकों के लिए भर्ती का आगाज हुआ था। अप्रैल में ये भर्तियां बंद हो गई थी, लेकिन अब इन भर्तियों को अगस्त महीने में खोला गया और अगस्त महीने के दौरान अभी तक 259, क्योंकि 31 अगस्त को ये भर्तियां बंद हुई हैं, तो 259 जो
आवेदक हैं उन्हें तैनाती मिली है। अलग अलग लगभग आधा दर्जन ये विभाग हैं जिन विभागों में इनकी तैनाती हुई है। इसमें शिक्षा विभाग में 144 करुणा मूलकों की तैनाती हुई है। इसमें उच्च शिक्षा विभाग में 144 हैं, एलिमेंट्री में 9 जो करुणा मूलक हैं उन्हें तैनात किया गया है। लोक निर्माण विभाग में 52 तैनातियां हुई हैं। पुलिस विभाग में 28 तैनातियां की गई हैं और इसके साथ ही वन विभाग में जो आवेदक थे उन्हें होम विभाग में शिफ्ट कर दिया गया है। 13 यहाँ तैनातियां कर दी गई हैं। रेवेन्यू में राजस्व विभाग में 13 तैनातियां हुई हैं और ये कुल आंकड़ा 259 है। हालांकि इस आंकड़े के पूरा होने के बावजूद भी जल शक्ति विभाग में जिनके आवेदन जिन्होंने दिए थे लगभग 380 के ये लगभग जल शक्ति विभाग के आवेदन हैं, इनकी तैनाती नहीं हो पाई है। डाइंग कैडर की वजह से इन्हें उम्मीद थी कि डाइंग कैडर में इनकी तैनाती होगी, लेकिन डाइंग कैडर को बदल दिया गया है और इस वजह से अब इनकी जो स्कोप है वहाँ वो लगातार कम होते जा रहे हैं। हालांकि एक मांग जो है वो करुणा मूलकों की तरफ से जरूर उठ रही है कि इन्हें अब पशुपालन विभाग में तैनात किया जाए। पशुपालन विभाग में बहुत सी जो पद हैं चतुश्रेणी कर्मचारियों के वो खाली हैं और उन पदों पर इनकी तैनाती कर दी जाए ताकि जो 380 आवेदक फिलहाल फंसे हुए हैं उन्हें कहीं ना कहीं बड़ी राहत मिल सके। इसके साथ ही बात क्लास सी को लेकर के भी करते हैं क्योंकि क्लास सी के मामले अभी भी लंबित हैं और इस श्रेणी में जिन आवेदकों को इंतज़ार था भर्ती का उनका इंतज़ार ख़त्म नहीं हो पा रहा है। और इस श्रेणी में सबसे बड़ी बाधा जो आय सीमा रखी गई है उसकी बनी हुई थी। 62,000 प्रति व्यक्ति आय निर्धारित की गई थी और इसके साथ ही 2.5 लाख रुपए परिवार की आय निर्धारित की गई है जिसमें 4 सदस्यों को जोड़ा गया है और इस आय के बाहर जाने वालों को अवसर नहीं मिल पा रहा क्लास सी में जाने के लिए और ये बड़ा नुकसान कहीं ना कहीं करुणा मूलकों के लिए बना हुआ है। करुणा मूलकों की तैनाती क्लास सी में इस बड़ी वजह से नहीं हो पा रही है। इसके साथ ही पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो वहाँ भी फिलहाल तैनातियाँ नहीं हो पाई हैं, भर्तियाँ नहीं हो पाई हैं। स्क्रीनिंग को लेकर के ये मामला जो है वो वहाँ फंसा हुआ है पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय में और जैसे ही स्क्रीनिंग होगी उसके बाद भर्तियां शुरू हो पाएंगी। इसके साथ ही बात शिक्षा विभाग की करते हैं। शिक्षा विभाग में किस तरह से भर्तियां फंसी हुई हैं और जो पूर्व में करुणा मूलक के आधार पर ही शिक्षा विभाग में जो आवेदन आए थे लगभग 100 आवेदन हैं, जो 100 भर्तियां होनी हैं वो फंस चुकी हैं। इन्हें जो पूर्व में न्यूनतम आय निर्धारित की गई थी इसे लेकर एक बड़ी अधिसूचना तमाम विभागों को जारी हुई थी कि जिन आवेदकों ने पूर्व में निर्धारित आय सीमा के अनुसार आवेदन किया है, पूर्व में जैसे 1,75,000 रुपये से 2,25,000 रुपये तक की न्यूनतम आय सीमा निर्धारित की गई थी और इस आय सीमा के अनुसार इस आय सीमा के दायरे में जिन लोगों ने आवेदन किया था उनकी भर्तियां नहीं हो पा रही थी, उन्हें रोक दिया गया था और न्यूनतम आय सीमा 2.5 लाख जब अब इसमें बदलाव किया गया है 2.5 लाख किया गया था, उस दौरान ये अधिसूचना जारी हुई है कि जो आवेदक छूट गए हैं वो 2.5 लाख में दोबारा से आवेदन कर सकते हैं और उन्हें अवसर दिया जा सकता है। जो आवेदन रिजेक्ट हुए हैं उन्हें ये 2.5 लाख की न्यूनतम आय सीमा के साथ अवसर दिया जाना है। लेकिन शिक्षा विभाग खासतौर पर एलिमेंट्री एजुकेशन में इस नोटिफिकेशन को लेकर के कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है और करुणा मूलक संघ का भी कहना है, करुणा मूलक संघ के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं उनका कहना है कि एलिमेंट्री एजुकेशन शिक्षा विभाग से लगातार वार्तालाप इस बारे में चल रहा है कि कहीं ना कहीं जो फैसला है वो लिया जाए। जो अधिसूचना जारी हुई है न्यूनतम आय सीमा में जो रिजेक्ट हुए थे आवेदन उन्हें स्वीकार करने की, उसे माना जाए और जो 100 आवेदन एलिमेंट्री एजुकेशन में फंसे हुए हैं उन्हें तैनाती दी जाए। तो ये एक बड़ी मांग उठी है इनकी तरफ से और अभी फिलहाल इसमें क्या फैसला होता है ये आगामी दिनों में देखने वाली बात होगी। बात डॉक्टरों की भर्ती की करते हैं। वॉक इन इंटरव्यू और सीधी भर्ती को लेकर के ये एक बड़ा विवाद हुआ था। प्रदेश सरकार लगभग 300 पदों पर सीधी भर्ती करने की तैयारी में है, लेकिन मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया है और हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को रोकने की बात से इनकार कर दिया है। हालांकि परिणाम घोषित न करने की बात कही गई है। 12 सितंबर की ये तारीख तय की गई है, आगामी तारीख 12 सितंबर की रखी गई है और 12 सितंबर के फैसले के बाद ही परिणाम जो है वो निकाला जा सकता है और जो साक्षात्कार की तारीख तय की गई है, जो परीक्षा होनी है उसे
उस पर फिलहाल किसी तरह की रोक नहीं लग पाई है। ये जो याचिका है इसमें कहा गया था कि जो पूर्व में भर्तियां होती रही हैं 2012 से लेकर के 2022 तक वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर भर्तियां होती रही हैं, लेकिन इस बार प्रदेश सरकार ने जो वॉक इन इंटरव्यू है उसे हटा करके परीक्षा का आयोजन की बात कही थी और इसे लेकर के न्यायाधीश ए सैयद और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ अंतरिम जो आदेश है उसमें ये व्यवस्था की है। उसमें कहा है कि अदालत की अनुमति से परीक्षा परिणाम घोषित किया अदालत की अनुमति के बिना परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया जाए। ये आदेश जो है वो साफ तौर पे दिए गए हैं। इसके साथ ही बस किराए की छूट को लेकर के भी आज एक बड़ी सुनवाई थी और इसे लेकर के अब अगली तारीख तय हो गई है। इंतज़ार किया जा रहा था कि 50% जो महिलाओं को बस किराए में छूट दी गई है उसमें क्या फैसला आता है। हाई कोर्ट में ये चर्चा चल रही है। अब 12 सितंबर की तारीख तय की गई है और 12 सितंबर को इस मामले की सुनवाई होगी। उसके बाद आगामी फैसला जो है वो सामने आएगा। बात ओल्ड पेंशन बहाली को लेकर के पूरे प्रदेश भर में चल रहे संघर्ष की करते हैं, क्योंकि कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है और सभी लोकसभा क्षेत्र संसदीय क्षेत्र जो हैं वहां अब ये प्रदर्शन क्रमिक अनशन जो है वो शुरू हो चुका है। सरकार से दो टूक मांग की जा रही है, ओल्ड पेंशन को किसी भी रूप में बहाल किया जाए और सरकार की तरफ से फिलहाल ओल्ड पेंशन को लेकर के कोई बड़ी बात जो है वो सामने नहीं आई है। किस तरह का ये फैसला रहता है आगामी दिनों में, इस पे नज़रें जो हैं वो फिलहाल बनी हुई है। वोट फॉर ओपीएस का बड़ा एक ऐलान किया जा चुका है और वोट फॉर ओपीएस की बात जो तमाम कर्मचारी है वो कर रहे हैं। यानी अब जो आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं उससे पहले सीधी टक्कर सरकार के साथ होने वाली है। वोट फॉर ओपीएस का एक नारा गूंजने वाला है। हालांकि कांग्रेस ने जरूर अपनी तरफ से एक घोषणा की है कि ओपीएस को बहाल करेंगे 10 दिन के भीतर अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो। लेकिन अब जो जवाब है वो सत्ता पक्ष से किस तरह का रहता है, क्योंकि तमाम इसमें अड़चने हैं और बहाली का रास्ता, बीच का रास्ता जो है वो किस तरह से निकल करके सामने आता है, ये एक बड़ी बात होगी। फिलहाल इंतजार किया जा रहा है। ओपीएस को लेकर के संघर्ष हालांकि शुरू हो चुका है, क्रमिक अनशन के रूप में ये संघर्ष शुरू हुआ है और आगामी दिनों में इसे और कड़े संघर्ष और कड़ी इस पे प्रतिक्रियाएं जो हैं वो आने वाली हैं कर्मचारियों की तरफ से। और अब देखना यह है कि सरकार इस पे कदम जो है आगामी किस तरह से उठाती है। आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सिरमौर जिला में थे। यहाँ एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ है। रोहड़ी जगह में 91.16 करोड़ रुपए से विकासात्मक योजनाओं की आधारशिला मुख्यमंत्री ने रखी है और इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के गठन के बाद से अब तक बहुत से बदलाव पूरे प्रदेश भर में हुए हैं और इसमें सबसे बड़ा बदलाव जो है वो शैक्षणिक संस्थानों में देखने के लिए मिला है। जिस समय हिमाचल का गठन हुआ था उस समय 301 शैक्षणिक संस्थान थे, जबकि अब इनकी संख्या 16,124 पहुंच गई है। 88 स्वास्थ्य संस्थान पूरे प्रदेश भर में थे, अब इनकी संख्या 4,320 हो गई है और प्रति व्यक्ति आय 240 रुपए थी जो अब बढ़ करके 2,01,854 रुपए हो गई है। सड़कों की बात करें तो 228 किलोमीटर सड़कें हिमाचल के गठन के समय थी जो अब 39,500 किलोमीटर में बदल चुकी हैं। ये बातें आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सिरमौर जिला में कही हैं और इस मौके पर उन्होंने करोड़ों रुपए की सौगात सिरमौर के लोगों को दी है। बात कांग्रेस की करते हैं। कांग्रेस ने अब गारंटी देने के बाद जो प्रदेश भर के लोगों को 10 गारंटियां दी हैं कांग्रेस ने, उसके बाद घोषणा पत्र की तैयारी शुरू कर दी है। 10 गारंटियों के साथ घोषणा पत्र भी कांग्रेस का आने वाला है और इसे लेकर के बड़ी बैठकों का आयोजन शुरू हो चुका है और उम्मीद जताई जा रही है कि अक्टूबर माह में जो घोषणा पत्र है वो सामने आ जाएगा कांग्रेस का। 10 इसमें से जो गारंटी कांग्रेस दे चुकी है वो तमाम बातें उसमें शामिल होंगी और इसके साथ ही जो प्रदेश भर के अन्य मुद्दे हैं उनकी भी चर्चा इस घोषणा पत्र में रहेगी। हिमाचल के सह प्रभारी संजय दत्त और कर्नल धनीराम शांडिल, इनके बीच में वार्तालाप हो रही है। घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष हैं कर्नल धनीराम शांडिल और इस
के बाद आगामी फैसले जो हैं वो लिए जाएंगे। किस तरह की ये घोषणा पत्र रहेगा कांग्रेस का, ये बड़ी बात देखने वाली होगी, क्योंकि 10 घोषणाएं तो कांग्रेस पहले ही कर चुकी है और इसके साथ किन घोषणाओं को जोड़ा जाता है, ये एक बड़ी बात होगी। कांग्रेस की तरफ से एक और बड़ा ऐलान हो चुका है। चार्जशीट को लेकर के कांग्रेस चार्जशीट एन मौके पर ला सकती है और ये चार्जशीट विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आएगी। कांग्रेस ने बहुत पहले ये ऐलान किया था, चार्जशीट समिति का भी गठन किया गया था और इस समिति ने जो तथ्य जुटाए हैं पूरे प्रदेश भर से, उन तथ्यों का खुलासा कांग्रेस विधानसभा चुनाव से ठीक पहले करेगी और ये एक बड़ा ब्रह्मास्त्र कांग्रेस के पास है जिसका इस्तेमाल होगा और इसके लिए तमाम आंकड़े कांग्रेस ने जुटा लिए हैं। कांग्रेस की बड़ी बैठक दिल्ली में भी होने वाली है और इससे लेकर के तमाम आला नेता कांग्रेस के जो प्रदेश भर के हैं वो दिल्ली के लिए कल रवाना होंगे और दिल्ली में ये बैठक जो आयोजन है वो 4 तारीख को होगा। इस दौरान बड़ा प्रदर्शन दिल्ली में तय किया गया है। हुंकार रैली का आह्वान कांग्रेस ने किया है। इसके साथ ही 5 सितंबर को कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में होगी और इस दौरान जो आवेदन कांग्रेस की तरफ से किए गए हैं, जो प्रदेश भर से 68 विधानसभा क्षेत्र के लिए 1347 आवेदन आए हैं, उनकी छंटनी दिल्ली में होगी और 5 तारीख को ये छंटनी होने वाली है और इसके बाद बहुत से नाम साफ हो जाएंगे कांग्रेस में विधानसभा चुनाव के लिए कौन से उम्मीदवार जो हैं वो आगामी दिनों में उतरने वाले हैं। आज कांग्रेस की 10 गारंटी पर भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि कांग्रेस ने 10 गारंटी देकर झूठ की गठरी खोल दी है और कांग्रेस की गारंटियों पर लोग भरोसा नहीं करेंगे क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व से लोगों का भरोसा उठ गया है। कांग्रेस के तमाम जो नेता है वो पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं और पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने भाई भतीजावाद समेत तमाम बड़े आरोप लगाए हैं। पार्टी छोड़कर जाने वालों में कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आज़ाद समेत तमाम बड़े नेता हैं और उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद के समर्थन में जम्मू कश्मीर के 50 विधायकों ने भी कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है और ये बड़ा बयान उन्होंने आज दिया है और इस बयान के बाद भाजपा अब चर्चा में है। बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा लगभग तय हो चुका है और आने वाले दिनों में यानी इसी महीने वो हिमाचल का रुख कर सकते हैं। एम्स का उद्घाटन होना है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का 3रे चरण का तोहफा भी अभी मिलना बाकी है क्योंकि पहला और दूसरा चरण 5 अक्टूबर से बंद हो रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सियासी फिजा को बदलने के लिए हिमाचल का रुख कर सकते हैं, रुख करेंगे और इस दौरान जो राजनीतिक तौर पे हलचल है वो प्रदेश में शुरू हो जाएगी और आगामी दिनों के लिए विधानसभा चुनाव की तैयारियों के रूप में इस दौरे को गिना जाएगा। बात जीएसटी की करते हैं क्योंकि जीएसटी संग्रहण को लेकर के हिमाचल ने एक बार फिर रिकॉर्ड कायम किया है और अगस्त महीने का रिकॉर्ड जो है वो सामने आया है। 398 करोड़ रुपए की उगाही की गई है जीएसटी संग्रहण से और अगस्त महीने का जो संग्रह हुआ है 14% बड़ा है पिछले अगस्त के मुकाबले में और इसके साथ ही अभी तक की बात करें तो अब जो बीते 5 महीनों का संग्रह अभी तक हुआ है कुल पिछले साल 1634 करोड़ रुपए था और अब ये बढ़कर के 2255 करोड़ रुपए पहुंच गया है और कुल 398 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी जो है वो जताई गई है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आपके जो तमाम सवाल हैं इन्हें तमाम विभागों तक पहुंचाया जाएगा और इसके साथ ही विभागों के से भी अपडेट लिया जाएगा किस तरह के जवाब रहते हैं और जवाब हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। फिलहाल इजाज़त लेने का वक्त है, मुझे इजाज़त दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी। बड़ी खबरों, बड़ी अपडेट के लिए दिव्य हिमाचल पर यूं ही बने रहें। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।